व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अल्ट्रा लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ क्लास 10 की साइंस की बुक से बायोलॉजी सेक्शन से एक चैप्टर जैव प्रक्रम का एक छोटा सा पोर्शन है परिवहन, उसको लेकर उस चैप्टर में हमको 4 सिस्टम पढ़ने हैं और उसमें से उत्सर्जन और पोषण, ये 2 सिस्टम मैंने ऑलरेडी वीडियो इसकी अपलोड कर दी है। आप चाहें तो इसको मेरे चैनल से देख सकते हैं या फिर मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। और आज मैं उसका नेक्स्ट टॉपिक परिवहन लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। यहाँ से आपको इसके नोट्स, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं प्लस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी कुछ आपको यहाँ से मैं अवेलेबल कराऊंगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमको 4 सिस्टम पढ़ने हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। परिवहन या सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम में जैसा कि नाम है, यहाँ पदार्थों का परिवहन होता है। मीन्स एक एक कोशिका तक पदार्थों को पहुँचाया जाता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं डेफिनेशन है उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से, मूल स्रोत मतलब जहाँ वो बन रहे हैं या जहाँ पे वो मिल रहे हैं, वहाँ से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने। देखिए, उपयोगी पदार्थों को शरीर की हर कोशिका तक पहुँचाने और अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकाल कर गंतव्य स्थान तक, मीन्स जहाँ उनको पहुँचाना है, कोशिका से निकाल कर कहीं एक ऐसा स्थान होगा जहाँ उनको पहुँचाना है, जहाँ से कि वो शरीर से बाहर निकाले जा सकें। तो उस स्थान तक पहुँचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। यानी उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं में पहुँचाना और कोशिका के अनुपयोगी पदार्थों को कोशिका से बाहर एक निश्चित स्थान पर पहुँचाना, जहाँ से वो शरीर के बाहर निकाले जाएँ, यहाँ से उनका उत्सर्जन हो सके। इस प्रक्रिया को कहते हैं पदार्थों का परिवहन। अब देखिए, हमको पदार्थों का जो परिवहन है वो पौधों में भी पढ़ना है और जंतुओं में भी पढ़ना है। तो पहले हम इसका डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि पौधों में किस तरीके से पदार्थों का परिवहन होता है, कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, किस तरीके की वो कोशिकाएं होती हैं और कौन सी स्पेशल कोशिका है जो इनका परिवहन करती है। इन चीज़ों को देखें। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन भी बताते चलूँगी, उनका ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स का भी ध्यान दीजिएगा और टॉपिक के नोट्स भी आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसमें है पौधों में पदार्थों का परिवहन। टॉपिक जैसा मैंने अभी बताया था कि एक कोशिकीय पौधों और सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। विसरण क्या है? विसरण होता है डिफ्यूज़न, और डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रक्रिया है जो सांद्रता पे डिपेंड करती है, जो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? किसी चीज़ का कहीं कम हो जाना, वो कम सांद्रता कहलाता है, और किसी चीज़ का कहीं बढ़ जाना वो अधिक सांद्रता कहलाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अगर कहीं किसी चीज़ की सांद्रता कम है और कहीं किसी चीज़ की उसी चीज़ की सांद्रता अधिक है, तो उस चीज़ में ये क्वालिटी अपने आप होगी कि अधिक से कम की तरफ उसका फ्लो होने लगेगा। यानी अधिक से सांद्रता की ओर से वो वस्तु कम सांद्रता की ओर अपने आप जाने लगती है। इसे ही कहते हैं विसरण या डिफ्यूज़न। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसी चीज़ का जाना वो डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे कि किसी इत्र की शीशी को, किसी खुशबू परफ्यूम की शीशी को अगर कमरे में खोल दिया जाए तो वो शीशी में ही नहीं रहेगा, वो पूरे कमरे में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि शीशी के अंदर उसकी सांद्रता बहुत अधिक है, लेकिन कमरे में उसकी सांद्रता कम थी। तो उसने क्या किया, अपनी सांद्रता को बैलेंस करने के लिए, हर तरफ वो चाहता है उसकी सांद्रता इक्वल हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो हमेशा अधिक से, मतलब शीशी में से निकल के कम सांद्रता यानी कि कमरे में फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो विसरण की प्रक्रिया है वो यही होती है। जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और CO2 अधिक होती है, तो जो ब्लड, जो रक्त ऑक्सीजन को लेके जा रहा होता है,
वो उससे ये कोशिकाएं ऑक्सीजन को ले लेती हैं और इनके पास CO2 ज़्यादा है और इस ब्लड में CO2 कम होता है, तो ये CO2 जो है वो कम की तरफ चला आता है। मीन्स यहाँ ऑक्सीजन कम है तो ये रक्त में से ऑक्सीजन कम की तरफ चला जाता है और वहाँ CO2 अधिक और ब्लड में कम है तो वहाँ से CO2 ब्लड में आके मिक्स हो जाता है। इसका मतलब है अगर कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जिस वक्त ऑक्सीजन कम होगा उस वक्त कोशिका में CO2 जो होगा वो अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ऑक्सीजन कोशिका में पहुंची थी कोशिकाओं ने उसका उपयोग करके उसको कंज्यूम करके CO2 में परिवर्तित कर लिया है। अब क्या होगा? रक्त आता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त ही करता है। तो रक्त आता है क्या लेके? बहुत सारा ऑक्सीजन लेके, फेफड़ों से बहुत सारा ऑक्सीजन लेके ये रक्त आ रहा है, यानी रक्त के पास ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है, लेकिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता कम है। ऐसे में क्या होगा? ये अधिक सांद्रता की ओर से ऑक्सीजन जो है वो कोशिकाओं में चला जाएगा। ये हो गया, इसे कहते हैं विसरण। लेकिन उसी समय एक काम और होता है कि इस आए हुए रक्त में CO2 नहीं है या फिर बहुत कम है। O2 तो इसके पास बहुत अधिक है, CO2 इसके पास बहुत कम है। तो यहाँ एक कम और होगा, कोशिकाओं में जहाँ CO2 अधिक है तो ये अधिक की ओर से ये रक्त में घुसना शुरू कर देगा, यानी कि CO2 अधिक सांद्रता की ओर से कम सांद्रता की ओर फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये होता है सांद्रता के अकॉर्डिंग परिवहन। तो पौधों में या शैवालों में या फिर बहुकोशिकीय शैवालों में जो पदार्थों का परिवहन होता है वो विसरण द्वारा होता है। लेकिन जटिल बहुकोशिकीय पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए खास परिवहन तंत्र होते हैं। मैंने पहले बताया था कि जो सरल जीव होते हैं, जो निम्न श्रेणी के जीव जंतु होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई सिस्टम या अंग नहीं पाया जाता। तो यहाँ कोई अंग सिस्टम नहीं है, इसलिए शरीर की सतह द्वारा विसरण विधि से ये काम हो रहा है। लेकिन जिन पौधों या जीवों में विशेष अंग या अंगतंत्र होते हैं वहाँ पे वो अंगतंत्र ही करते हैं। तो इस तरह से विशिष्ट जो जटिल बहुकोशीय पौधे हैं उनमें खास परिवहन तंत्र होता है और इसी संवहन तंत्र के द्वारा पौधों में पदार्थों का परिवहन होता है। और इस तंत्र में जो ऊतक होते हैं उन्हें संवहन ऊतक कहा जाता है और ये दो होते हैं। संवहन ऊतक दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। देखिए यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव हमेशा आता है कि पौधों में संवहन ऊतक कौन है। आपको ऑप्शन में जाइलम दे देगा या फ्लोएम दे देगा या फिर दोनों दे देगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, संवहन ऊतक दो हैं, एक जाइलम दूसरा फ्लोएम। जाइलम जल को लेके चलता है और फ्लोएम फूड को लेके चलता है। ठीक है, दो तरह के संवहन ऊतक दो तरह की चीज़ों को लेकर के कैरी करते हैं और एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अब थोड़ा सा जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखिए। जाइलम क्या है? तो जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। जो बात मैंने बताई कि जाइलम जो होता है वो जल के स्थानांतरण में यानी जल के परिवहन में सहायक होता है और जल में ही खनिज लवण भी घुले होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जल और खनिज लवण के परिवहन में सहायक होता है। अब जल कहाँ से आता है पौधों के पास और किस तरीके से परिवहन होता है? तो जो पौधे की जड़ें होती हैं ना, उनमें मूल रोम होता है। कुछ जड़ों में कुछ रोम जैसा पाया जाता है और ये रोम ही मिट्टी के अंदर से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं और फिर जाइलम उन जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि जल की ज़रूरत कहाँ होती है? तो हमने पीछे पढ़ा है कि जल की ज़रूरत फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पौधों को होती है, प्रकाश संश्लेषण में। और प्रकाश संश्लेषण में पौधों को जल की ज़रूरत कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है, क्योंकि पत्तियाँ सबसे ज़्यादा हरी होती हैं। उनको फोटोसिंथेसिस ऑर्गन भी कहा जाता है। तो इन पानी को पत्तियों तक पहुँचाया जाता है जाइलम के द्वारा। अगला है फ्लोएम। फ्लोएम
वो ऊतक होता है जो भोज्य पदार्थ को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, पौधों की अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब क्या है इनका भोज्य पदार्थ? तो पौधे का जो भोज्य पदार्थ होता है, जो ये वही पदार्थ होता है जो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण से तैयार करती हैं। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो पौधे की पत्तियां ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। पौधे की पत्तियां ग्लूकोज बनाती हैं और यही ग्लूकोज उनका विशिष्ट भोज्य पदार्थ है। तो पत्तियों में बना तो सारा पत्तियां तो नहीं खाएंगी, ये पौधे के अन्य भागों तक भी उनको पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि अन्य भागों को भी इनसे फ़ायदा मिले। जो हरे भाग नहीं है पौधे के, उनको भी तो ग्लूकोज की ज़रूरत है, उनको भी पोषण की ज़रूरत है। तो पत्तियों के बनाए हुए इस भोजन को अन्य भागों तक पहुँचाने का काम फ्लोएम करता है। फ्लोएम में कुछ विशेष नलिका, देखिए फ्लोएम जो है ऊतक है, ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है और इसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो पाइप के जैसी होती है, जो नलिका जैसी होती है, उनका नाम ही है चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो पौधों के हरे भागों में बने हुए भोजन को दूसरे भागों में वितरित करती हैं। तो पौधे के हरे भागों में बना हुआ खाना अन्य भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम की चालनी नलिकाओं का होता है। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है वाष्पोत्सर्जन का। पानी को ऊपर तक चढ़ने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन से केवल 2 नंबर का ही क्वेश्चन हो सकता है कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो ये है इसकी परिभाषा कि पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया या निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। देखिए पत्तियों में रंध्र कोशिकाएं जगह जगह होती हैं, इन्हीं रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में सूरज की रोशनी की मदद से ये पानी जो होता है वाष्पित होकर के इन रंध्रों से बाहर निकलता है। इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे एक नोट है कि एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का करीब 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जंतुओं में परिवहन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।